एक गांव में सोनू नाम का एक बूढ़ा राजमिस्त्री अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी काफी बीमार रहती थी। सोमू को अपनी पत्नी की सेहत की चिंता दिन रात सताया करती थी। एक दिन सोनू गांव में एक चाय की दुकान पर उदास बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया वहां पर आ गया। मुखिया, क्या हाल है सोनू? ऐसे मुंह लटकाए काहे को बैठा हुआ है? सोनू, अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी पत्नी की हालत दिन दिन खराब होती जा रही है। मुझे दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसी की चिंता सताए रहती है। मुखिया, अरे तू उसको किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को शहर ले जा। शहर में उसका अच्छा इलाज हो जाएगा। सोनू, शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर है मुखिया जी। मैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बद्धी मुश्किल से कर पाता हूं। भला मैं शहर के डॉक्टर की क्या फीस चुकाऊंगा? मुखिया, तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दे। सोनू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुखिया, अरे सही कह रहा हूं। तेरे पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो तू उसका इलाज नहीं करा सकता। और वैसे भी तेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। अगर ठीक भी हो गई तो कितने साल और जिएगी? सोनू, मेरी पत्नी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप तो गांव के मुखिया हैं, मैं कुशल राजमिस्त्री हूं। अगर आप चाहें तो मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं। मुखिया, अबे तुझे कौन काम पर रखेगा सोनू? अपनी हालत तो देख, चलते हुए तो तेरी टांगें कांपती हैं। तू भला किसी का मकान क्या बना सकता है? तू बस अपने घर पर अपनी पत्नी के लिए दाल बना। मकान बनाना तेरे बस का अब नहीं रहा। 70 साल से ऊपर का तो तू वैसे भी हो गया है, और फिर ये उम्र आराम करने की होती है। बल्ली, ये गलत बात है मुखिया जी। अगर सोनू चाचा बूढ़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर सकते। सीधे सीधे आप ये क्यों नहीं कह देते हैं कि आप उनसे काम करवाना ही नहीं चाहते? मुखिया, तुझसे कितनी बार कहा है बल्ली कि जब मैं किसी से बातचीत करा करूं तो बीच में अपनी टांग मत अड्ढाए करना। मुखिया की बात सुनकर बल्ली चुप हो गया। मुखिया, वैसे सोनू मेरे पास एक उपाय है। अगर तू इस उपाय को कर लेगा तो तू जिंदगी भर सुखी रहेगा। तेरे हाथ में 4 पैसे भी आएंगे और तेरी पत्नी का इलाज भी हो जाएगा। सोनू, तो फिर जल्दी बताइए मुखिया जी। मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुखिया, सोनू तेरा मकान काफी बद्धी जमीन पर बना हुआ है। तू जमीन को किसी को बेच दे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और तू किसी और को क्या बेचेगा? तू एक काम कर, तू उस जमीन को मुझे ही बेच दे। सोनू, आपका मतलब मैं अपना घर बेच दूं? मुखिया, अब तेरी बात समझ में आई। सोनू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप मुखिया जी? मैं अपना घर किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। वो घर मेरे पुरखों का है, मेरे पुरखों की निशानी है। मुखिया, अबे ऐसे पूर्वजों की निशानी का क्या फायदा बे, जो वक्त पर काम ना आए? सोच ले और समय ले ले। मैं तेरा मकान अच्छे दाम में खरीदने को तैयार हूं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, समझा? सोनू, किसी कीमत पर नहीं। और एक बार उस मकान को बेचने का मेरे मन में विचार भी आ जाता, लेकिन मेरी पत्नी इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। उसकी यादें इस मकान में ज्यादा जुड्डी हुई हैं। मुखिया, तो फिर उन यादों को बाजार में बेचा, उससे तुझे जितनी आमदनी होगी उससे अपनी पत्नी का इलाज करा लेना। इतना कहकर मुखिया सोनू का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। सोनू की आंखों में बेबसी के आंसू छलकने लगे। बल्ली, दिल छोटा मत करो सोमू चाचा, हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा करो। सोनू, उसी भरोसे पर तो आज तक जिंदा हूं बल्ली, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मुझसे लोगों के ताने नहीं सुने जाते। मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि इस बुढ़ापे में भी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं आज भी वो मकान बनाकर तैयार कर सकता हूं जिसे बनाने में आज के नौजवानों के पसीने छूट जाएं। मैं आज भी एक से एक बेहतर डिजाइन बनाकर तैयार करके दे सकता हूं। बल्ली, जुम्मन जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है, आप वहां पर बात करके क्यों नहीं देख लेते? मेरे ख्याल से आपको एक बार जाकर
जुम्मन जमींदार से मिलना चाहिए। अगर उसे आप पर भरोसा हो गया तो वो आपको काम दे सकता है, और मैं तो आपके काम को जानता हूं चाचा। आपके जैसा कुशल राजमिस्त्री आज भी कोई नहीं है। सोनू, शायद तुम सही कहते हो बल्ली। मैं कल ही जुम्मन जमींदार के पास जाऊंगा। अब मैं चलता हूं बल्ली, मालती की दवाई का वक्त हो गया है। इतना बोलकर सोनू अपने घर चला गया। उसकी पत्नी मालती को बहुत खांसी हो रही थी। सोमू तुरंत दवाई की शीशी लेकर मालती के पास पहुंच गया। सोनू, ये लो मालती, दवाई पी लो। लगता है तुमने सुबह से दवाई नहीं पी। डॉक्टर ने बोला था ना कि इस दवाई को सुबह शाम पीना है। इतना बोलकर सोनू ने दवाई मालती को पिला दी। दवाई पीकर मालती को आराम मिल गया। सोनू, क्या तुमने सुबह दवाई नहीं पी थी? मालती, शीशी में दवाई कम रह गई थी, इस वजह से सोचा कि मैं 2 वक्त की जगह 1 वक्त इस दवाई को पीऊंगी। और वैसे भी दवाई तो रोज रोज की ही है ना। सोनू, तुम तो जानती हो मालती, जब तुम इस दवाई को नहीं पीती हो तुम्हें खांसी होने लगती है। अपना ख्याल रखो। तुम्हारे अलावा अब मेरा कौन है? मालती, आप जब लोगों से मेरी दवाई के लिए कर्जा मांग कर आते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूं कि आपके ऊपर वैसे भी बहुत लोगों का कर्जा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन सारे कर्जों को एक ही झटके में चुका दूंगा। बस मुझे काम मिलने की देर है। आज सुबह भी 2-3 कर्जदार तुम्हें पूछते हुए आए थे। सोनू, चिंता मत करो मालती, सब ठीक हो जाएगा। गांव का मुखिया भी तुम्हारी गैरहाजिरी में आया था। बोल रहा था इस मकान को बेच दो। मालती की बात सुनकर सोनू की आंखों में आंसू बहने लगे। सच बताऊं मालती, तो कभी कभी अब मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है। मालती, ऐसा भूल कर भी मत करना। अच्छी तरह से जानते हो कि इस मकान से मेरी कितनी यादें जुद्धी हुई हैं। सोनू, तुम्हारी ही बात मेरे दिमाग में आ जाती है। मालती, चिंता मत कीजिए। आप अपने जमाने के बहुत कुशल राजमिस्त्री रहे हैं। बस आपको काम मिलने की देरी है। वैसे आज आपको कहीं काम मिला? सोनू, नहीं मालती, आज भी कहीं मुझे कोई काम नहीं मिला। लेकिन बल्ली बता रहा था कि जुम्मन जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है। मालती, तो फिर आप जाकर जुम्मन जमींदार से बात क्यों नहीं कर लेते? सोनू, कल सुबह मैं जुम्मन जमींदार के यहां जाऊंगा। अगली सुबह सोनू तैयार होकर जुम्मन जमींदार के घर के दरवाजे के पास पहुंचा। जुम्मन के यहां उस वक्त 2-3 शहरी लोग आए हुए थे। सोनू को देखकर जुम्मन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, जमींदार। सोनू, सुबह सुबह यहां कैसे? सब ठीक तो है? कहीं तेरी पत्नी मर तो नहीं गई? सोनू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जमींदार साहब? जमींदार, मुझे लगा तेरी पत्नी मर गई है और तुझे अर्थी के इंतजाम के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए तू मेरे पास आया है। लेकिन लगता है कि तेरी पत्नी अभी भी जिंदा है और तू उसकी दवाई के लिए मुझसे पैसे लेने आया है। गांव के लगभग हर व्यक्ति से तूने उधार पैसे ले रखे हैं। वो सब कैसे चुकाएगा? एक बार मुझे अगर काम मिल जाए तो मैं सबके कर्जे चुका दूंगा। जमींदार, तो तूने कहीं काम देखा क्या? तुझे कोई काम देने के लिए तैयार हुआ? सोनू, उसी के लिए तो मैं आपके पास आया हूं। बल्ली ने मुझे कल बताया कि आप यहां पर अपनी एक आलीशान कोठी बनवा रहे हैं। आप काम पर मुझे रख लीजिए। मैं आपकी कोठी में वो डिजाइन बनाकर दूंगा कि आप उसे बस देखते ही रह जाएंगे। मैं अपने जमाने का बहुत कुशल राजमिस्त्री रहा हूं। सोनू की बात सुनकर जमींदार गुस्से से देखते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है सोमू, मैं कोठी बनवा रहा हूं, कोई ईंटों का भट्टा नहीं लगवा रहा जो मैं तुझे काम पर रख लूं। ये जो तुझे शहरी लोग दिख रहे हैं ना, ये सब इंजीनियर हैं। इनमें से एक मेरी कोठी का डिजाइन बनाएगा और दूसरा कुछ और। तू क्या चाहता है कि मैं अपने करोड़ों रुपए तेरे जैसे सड्डक छाप बूढ़े के लिए खर्च कर दूं? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सोचने की कि मैं अपनी कोठी के लिए तुझ पर भरोसा करूंगा? सोनू, आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जमींदार, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहां से बाहर निकाल दूं, तू यहां से खुद निकल जा, वरना लोग कहेंगे कि जमींदार ने एक बूढ़े पर भी तरस नहीं खाया। सोनू निराश होकर नीचे निगाह करके वहां से चला गया।
सोनू की बीवी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आसपास के गांवों में कहीं भी मकान बनते, सोमू बेचारा वहां पर पहुंच जाता, मगर हर कोई सोनू को गालियां देकर भगा देता था। सोनू परेशान अवस्था में एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी उसने देखा कि दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। सोनू ने चाय वाले से पूछा, ये दोनों लड़ीडीएच क्यों रहे हैं? देखने में तो अच्छे परिवार के मालूम पर डीडीएचते हैं। चाय वाला, ये सामने सफेद शर्ट पहना व्यक्ति बैठा है ना, इसका नाम राकेश है, और जो दूसरा काले कोट वाला व्यक्ति है ना, इसका नाम गौरव है। राकेश इंजीनियर है और गौरव शहर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। गौरव को कुछ दिनों पहले एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। शुरुआत में राकेश ने हामी भर दी थी, मगर बाद में वो आनाकानी करने लगा। सोनू, ऐसा क्यों? चाय वाला, क्योंकि राकेश का कहना है कि गौरव जिस तरह की डिजाइन की बिल्डिंग बनाना चाहता है वो नामुमकिन है। वो कोई तैयार नहीं कर सकता। ऐसी तकनीक भारत में विकसित ही नहीं है। भारत में तो क्या, बल्कि विदेशों में भी ऐसी तकनीक विकसित नहीं है। सोनू, लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि राकेश बहुत बड्ढा इंजीनियर हैं। चाय वाला, इंजीनियर हैं सोनू, कोई जादूगर नहीं। सोनू के दिमाग में पता नहीं उस वक्त क्या सूझा। वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ गौरव के पास जाकर बोला, मुझे सारी बात उस चाय वाले ने बता दी। जो आप बिल्डिंग तैयार करवाना चाहते हो, मैं वो तैयार कर सकता हूं। सोनू की बात सुनकर राकेश, जो गुस्से में था, वो जोर से हंसते हुए बोला, सोनू, अबे पागल हो गया क्या? ये बिल्डिंग की बात चल रही है। सोनू, हाँ तो बिल्डिंग और घर में क्या फर्क है? घर 2 या 3 मंजिल का होता है और बिल्डिंग 5 या 6 मंजिल की होती है। राकेश, अबे बुढ़े, कहां तक पढ़ाई की है तूने? सोनू, मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन मैं अपने जमाने का सबसे कुशल राजमिस्त्री रहा हूं और आज भी हूं। राकेश, तुझे मैं बेवकूफ नजर आता हूं? ये जो बिल्डिंग की डिजाइन पास करवा के आया है, पहली बात तो उस डिजाइन की बिल्डिंग नहीं बन सकती, और दूसरी बात यह है कि इसका बजट बहुत कम है। बजट का मतलब समझता है ना? मतलब कम लागत में एक बेहतरीन डिजाइन वाली बिल्डिंग। सोनू, मैं कम लागत में इससे बेहतर बिल्डिंग बनाकर तैयार कर सकता हूं। गौरव, जो अपने काम में बेहद निपुण था, वह सोनू की ओर बहुत गौर से देखने लगा। गौरव, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करने का दिल करता है, और वैसे भी जब मेरे प्रोजेक्ट पर कोई हाथ रखने को तैयार नहीं है तो तुम्हें काम देने में क्या हर्ज है? राकेश, अबे पागल हो गया है क्या? तू भी डूबेगा और साथ में तेरी कंपनी भी डूबेगी। गौरव, मार्केट में जाकर मेरे बारे में पता कर ले। सब जानते हैं कि मेरा अंदाजा कभी गलत साबित नहीं होता। मैं अपने पैसे कहीं गलत जगह नहीं लगता। मैं मानता हूं कि यह बूढ़ा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की चमक ये बता रही हैं कि इसमें वो टैलेंट है जो आज की पीढ़ी में नहीं है। गौरव, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूं। गौरव ने पूरी जिम्मेदारी सोनू को दे दी। सोनू मेहनत से काम करने लगा। उसने कुछ ही महीनों में अपनी कुशल कारीगरी के बल पर बांस और बल्ली से एक बेहतरीन डिजाइन की बिल्डिंग तैयार करके खड्डी कर दी। सोनू की कारीगरी देखकर सभी लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। गौरव, ये तो तुमने कमाल कर दिया। सोनू, इस तरह की बिल्डिंग तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। राकेश, मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन वाकई आपने तो ये काम करके दिखा दिया कि हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान आपके सामने तो कहीं भी नहीं टिक सकते। आपकी जरूरत यहां नहीं बल्कि अमेरिका में है। अगर आप कहें तो मैं आपको अमेरिका ले जा सकता हूं। सोनू, नहीं बेटा, अब इस उम्र में मैं कहां विदेश जाता फिरूंगा। मुझे तो बस मेरा मेहनताना चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। गौरव, हमारा जो आपका तय हुआ था, मैं उससे 3 गुना आपको अधिक दूंगा। सोनू, नहीं बेटा, मुझे सिर्फ उतना ही पैसा चाहिए जितने मेरे बनते हैं। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। सोनू की ईमानदारी देखकर गौरव बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उससे सोनू ने
कुछ ही दिनों में अपने सारे कर्ज चुका दिए और उसने अपनी पत्नी का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाया और उसकी पत्नी की बीमारी सही हो गई। सोनू के पास देखते ही देखते अब इतना ज्यादा काम आने लगा कि सोनू को कई बार लोगों को मना करना पड़ी डीडीएचता। एक दिन अचानक गौरव सोनू के घर पर आ गया। सोनू, गौरव बाबू, आप यहां? गौरव, क्यों? क्या मैं आपके घर नहीं आ सकता? सोनू, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है सोनू कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूं, उस कंपनी के मालिक मिस्टर अजय आपसे मिलना चाहते हैं। सोनू, लेकिन आपने तो कहा था कि वो लंदन में रहते हैं। गौरव, हां, उनकी फैमिली लंदन में ही रहती है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बनाई हुई बिल्डिंग की फोटोग्राफ उन्हें भेजी तो वो देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वो खुद को इंडिया आने से रोक नहीं पाए। तुम खुश नसीब हो सोनू, जो मिस्टर अजय तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जानते हो, मिस्टर अजय करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। अमेरिका में उनकी कई बिल्डिंग्स हैं और विदेश में हर जगह उनके बंगले बने हुए हैं। सोनू, ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। गौरव, मिस्टर अजय ने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को बुलाया है। सोनू और मालती तैयार होकर गौरव की गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही घंटों में गौरव शहर में एक आलीशान बंगले के अंदर उन दोनों को लेकर आया। मिस्टर अजय बद्धी बेसब्री से सोनू और मालती का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सोनू अजय को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सोनू, अच्छा तो तुम हो मिस्टर अजय, करोड़ों अरबों के मालिक। अगर मुझे पता होता तो मैं यहां पर कभी तुमसे मिलने नहीं आता। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। गौरव सोनू की बात सुनकर चौंकते हुए बोला। गौरव, ये क्या कह रहे हो आप? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? ये मिस्टर अजय करोड़ों के मालिक हैं। सोनू, दुनिया के लिए ये मिस्टर अजय होंगे, लेकिन क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि मेरा इकलौता बेटा अज्जू है। सोनू की बात सुनकर गौरव बुरे तरीके से चौंक गया। अजय, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। सही कहा तुमने बेटा, क्योंकि तू अपने गांव का पता तो जनता ही नहीं था। आज कितने सालों बाद जब तू हमें सहयोग से मिला, तब भी तू हमसे झूठ ही बोल रहा है। ऐसा ही झूठ तूने आज से 20 साल पहले भी बोला था, जब तू बगैर बता हमारे घर के कागजात गिरवी रखाया था और पैसे लेकर भाग गया था। तेरे पिताजी ने दिन रात मेहनत करके अपने उस पुरखों के मकान को छुड़वाया। पीछे मुद्द कर ये तक नहीं देखा कि तेरे माता पिता किस हाल में हैं। अजय, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बद्धा आदमी बनना चाहता था। मुझे उस वक्त पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा और भगवान ने मुझे उसकी सजा भी दी है। पिताजी, शादी के 20 साल बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई। ये रुपया, ये पैसा मेरे किस काम का? सच तो ये है कि अपने ही माता पिता को धोखा देने के बाद मैंने रुपया, दौलत, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन कभी भी सुकून से सो नहीं पाया। मैं आप दोनों के साथ अपने घर में रहना चाहता हूं, अपने गांव में रहना चाहता हूं। इस देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर अजय फूट फूट कर रोने लगा। अजय को रोता देख मालती का दिल पिघल गया। मालती, इसे माफ कर दो जी। सोनू, नहीं मालती, इसकी वजह से मुझे कितने बेइज्जती सहनी पड़ी। मालती, इससे उसके की सजा भगवान ने दे दी। अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। ये हमारा बेटा है, हमारा इकलौता बेटा, वही बेटा जो आपकी उंगली पकड़ दाचकर बड़ा हुआ है। मालती की बात सुनकर सोनू का गला भर आया। उसने अजय को गले से लगा लिया। इस जज्बाती मंजर को देखकर गौरव की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन से अजय अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ ही गांव में रहने लगा।